हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास लेखन जो हम लोग देख रहे थे हिस्टोग्राफी, उसी में इतिहास दर्शन का ही एक पार्ट है जिसमें आप देख पाएंगे कि मौखिक इतिहास जिसको ओरल हिस्ट्री बोलते हैं कि ओरल हिस्ट्री आखिर होता क्या है। तो इसको समझेंगे और इसका शुरुआत कैसे हुआ और आज इसको किन किन देशों में अपनाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है, इतिहास लेखन में इसकी उपयोगिता क्या रही है और आज है, और इस क्या यह इतिहास लेखन की जो विधा है उसमें आगे भी अग्रसर कार्य करती रहेगी या रह रही है तो किस प्रकार। तो इन तमाम चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर हिस्टोग्राफी का देखें तो बहुत से वीडियो हमारे चैनल पे ही है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्टोग्राफी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप हिस्टोग्राफी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, लगभग 40 वीडियो के आसपास हमने बनाया है इसमें, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त कर पाएंगे वहाँ से। तो चलिए इसमें हम लोग मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। मौखिक इतिहास को सबसे पहले तो ओरल हिस्ट्री भी बोला जाता है, तो इससे भी आप याद रखेंगे ओरल हिस्ट्री, जिसका इंग्लिश होता है कि ओरल मतलब होता है मौखिक, तो ओरल हिस्ट्री इसी को बोला जाता है। तो आप जब आप सिलेबस में देखेंगे, या तो आप एमए के सिलेबस में देखें या फिर आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे एमए में, तो वहाँ पे इसकी चर्चाएं रहती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसे पढ़ना पड़ता है। तो चलिए उन्हीं को आज समझते हैं। मौखिक इतिहास का मतलब आप समझिए कि मौखिक इतिहास यानी बोली जाने वाली इतिहास। तो आखिर बोली जाने वाली इतिहास क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है कि जवानी इतिहास, यानी जो आप बोलते हैं उसी के आधार पर जब इतिहासकार इतिहास को लिख देता है तो उसी को मौखिक इतिहास। यानी इसमें देखिए एविडेंस मुख्य रूप से लिखित ना होकर मौखिक रूप से होता है। तो मौखिक कैसे होगा? मान लीजिए कि आज आप कभी इतिहास आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद लिखा जाएगा, तो आपसे जब लिखा जाएगा इतिहास को, और उस समय जब लिखा जाएगा तो उस समय जब इतिहासकार लिख रहे होंगे इतिहास को, तो आपसे हो सकता है कि ये साक्षात्कार लिया जाए या आपसे पूछा जाए कि आपने अपने समय में किस तरह से चीज़ों को देखा। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे मोदी गवर्नमेंट का भी दौर चल रहा है, तो मोदी गवर्नमेंट के दौर में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या नकारात्मक चीज़ें यानी जो अच्छी नहीं है वो क्या क्या हुई, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और तब आप जब अपने इन चीज़ों को अपने बुद्धि या स्मरण शक्ति के आधार पर, यानी आपको जो याद होगा, जो आपने देखा होगा अभी की घटनाओं को, उसको जब आप बताएंगे अपनी जुबान से, यानी आप अपने मतलब मुख से किसी को बताएंगे, तब वो इतिहासकार आपके द्वारा सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा, यानी उसको वो एक पेपर में लिखेगा, और उसके बाद जब वो इतिहास लिख रहा होगा तो उसका यूज वह स्रोत के रूप में करेगा। तो यही एक तरह से मौखिक इतिहास है। तो मौखिक इतिहास का मतलब होता है जवानी इतिहास, जो आप बोलते हैं उसी के आधार पर जब इतिहास को लिखा जाता है तो उसी को बोला जाता है मौखिक इतिहास। इसे बोला जाने वाला भी इतिहास बोला जाता है, यानी इसमें बोल के ही लोग अपनी बातों को रखते हैं। तो ये तो हमने बताया है। मौखिक इतिहास का इस्तेमाल जो है, जो मौखिक इतिहास जो ओरल हिस्ट्री का यूज जो है, पूर्व आधुनिक और आधुनिक इतिहास लेखन की लिखने में मूल रूप से हो रहा था। यानी पूर्व आधुनिक यानी आधुनिक काल से पहले की और आधुनिक काल के समय की घटनाओं को लिखने के लिए इसका यूज मतलब किया जाता है मौखिक इतिहास का। तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यह इतिहास एक ऐसा इतिहास है ना जो स्थानीय स्तर पर, यानी मान लीजिए कोई घटना भारत में घटित हुई और भारत के किसी प्रांत में, मान लीजिए कि कोई घटना दक्षिण भारत में घटित हुई, तो उसके बारे में जब हम लोग लिखेंगे और मौखिक इतिहास को ही उसका सहारा बनाएंगे, यानी उसके द्वारा ही इतिहास को लिखा जाना है, मौखिक इतिहास के ही द्वारा मौखिक तरीक़ों से, मतलब साक्षात्कार के रूप में। तो ऐसे चीज़ में जो होता है ना, ये स्थानीय चीज़ें यानी स्थानीय बातें ज़्यादा उभर के आती हैं, यानी उस जगह की वो पर्टिकुलर जो स्पेस है वहाँ की बातें ज़्यादा इसमें उभर के आती है। इसीलिए ये जो इतिहास है वो स्थानीय क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित होता है। और इसमें एक चीज़ और है, सैद्धांतिक निवेश और प्रभाव आवश्यक रूप से स्थानीय हो ऐसा नहीं है।
इसमें यह स्थानीय केंद्रित तो ज़रूर होता है स्थानीय क्षेत्र पर, लेकिन इसमें सैद्धांतिक निवेश और प्रभाव यह स्थानीय ही हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी क्षेत्र के ऊपर आपने कहीं क्षेत्र से किसी क्षेत्र के लोगों से किसी भी चीज़ के बारे में आपने उसकी जानकारी को कलेक्ट किया, और ये हो सकता है कि उस चीज़ के बारे में उस क्षेत्र के लोगों को ही पता हो, लेकिन उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपने जानकारी को एकत्रित किया है वह उस घटना ने हो सकता है कई एक क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्थानीय क्षेत्र पर जो इतिहास को लिखा जाता है, यानी स्थानीय क्षेत्र पर जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है यानी अनुसंधान के माध्यम से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि स्थानीय क्षेत्रों पर ही उसको लागू किया जाए। वो हो सकता है कि उस क्षेत्र से भी बढ़ के यानी एक बृहद क्षेत्र पे स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय क्षेत्र पे भी वो लागू हो सकता है। यह कहा जाता है मौखिक इतिहास के बारे में। इसीलिए कहा जाता है मौखिक इतिहास जो स्थानीय इतिहास का एक अंग है। यानी इसमें मूलतः जो भी इतिहास की घटनाओं को लिखा जाता है वो स्थानीय लेवल पर ही इसका साक्षात्कार होता है। यानी आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो वो स्थानीय लेवल पर यानी निम्न स्तर पर ही करते हैं, यानी छोटे स्तर पर, इकाई पर, और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं एक तरह से चेन के रूप में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह स्थानीय इतिहास का ही अंग है, जिसमें इसके अलावा स्थानीय इतिहास तथा सूक्ष्म इतिहास भी इसके अंतर्गत आते हैं, मौखिक इतिहास के अंतर्गत। चलिए फिर अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं। देखिए पश्चिम देशों में विशेष रूप से आप देखेंगे ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में स्थानीय इतिहास लिखे गए। स्थानीय मतलब छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित और छोटे छोटे स्तरों पर इतिहास को लिखा गया। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन तमाम जगहों पर। और इसमें आप देखेंगे 18वीं से 19वीं शताब्दी में ये इसका कालखंड रहा है जो इतिहास वहाँ का लिखा गया। अमेरिका में 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से स्थानीय का ज़माना था, यानी स्थानीय इतिहास को ही 19वीं सदी में ज़्यादातर लिखा गया है। कहाँ? अमेरिका में। तो इस समय वहाँ पे ज़्यादा बोलबाला स्थानीय इतिहास का ही था। स्थानीय इतिहास नवसीखीय प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था, यानी यह एक नवीन पद्धति के रूप में आरंभ हुआ। यानी इसमें एक चीज़ था कि वो नई चीज़ें सीखने का ललक था और इसको शुरू किया गया था इसमें नई चीज़ों को सीखने के लिए। स्थानीय इतिहास में ब्रिटेन में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जिनकी रचनाएं स्थानीय इतिहास को आंदोलित कर मतलब स्थानीय इतिहास को आंदोलित करती है। कुछ मेरे मिस प्रिंटिंग है तो उसको थोड़ा आप देख लेंगे। स्थानीय इतिहास को आंदोलित करती है। ब्रिटेन में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए, जैसे आप देखिए W.H. चलनर हैं, H.H. डॉड हैं, J.D. मार्शल है। ये तमाम इतिहासकार जो हैं ब्रिटेन के, इन्होंने स्थानीय स्तर पर इतिहास को लिखा और उसको प्रभावित भी किया है। तो यही इसमें है। और ब्रिटेन, अब देखिए स्थानीय इतिहास यानी मौखिक इतिहास का पहला जो देखिए मौखिक इतिहास जो है वो स्थानीय इतिहास का ही एक तरह से अंग है। इसीलिए स्थानीय इतिहास का जो है ना सबसे पहला मतलब उसका विभाग कब स्थापित हुआ तो 1947 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? लीसेस्टर, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है, वहीं पे इसकी सबसे पहली विभाग की स्थापना की गई थी और इसीलिए इसको लीसेस्टर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्थानीय इतिहास के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो समझ में आ गई है आपको। अब देखना है कि आखिर मुख्य धारा के इतिहासकार जो लिखित आधार पर यानी जिन्होंने मौखिक साक्ष्य को आधार न बनाकर लिखित साक्ष्य को, जैसे कि आप देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य हो, साहित्यिक साक्ष्य हो या विदेशी साक्ष्य हो, इन तमाम चीज़ों को आधार बनाकर इतिहास को लिखने का कार्य किया, उसको मुख्य धारा के इतिहासकार बोलेंगे। और मौखिक इतिहासकार जो हैं वो मुख्य धारा से अलग एक नवीन धारा के इतिहासकार के रूप में उभर के आए। यानी मुख्य धारा का मतलब है जो मुख्य रूप से उसी धारा में जो हमारा परंपरागत इतिहास लेखन है वो चलता आ रहा था, लिखित तौर साक्ष्य के आधार पर जो लिखा जा रहा था। लेकिन बाद में ये हुआ कि बढ़ती हुई आप देखेंगे इतिहास स्कोप ऑफ हिस्ट्री, जब आप पढ़ेंगे इतिहास का क्षेत्र, तो आप देखिएगा दिन प्रतिदिन इतिहास का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। और व्यापक जब क्षेत्र होता है ना तो वहाँ पे देखिएगा नई नई तकनीकों का प्रयोग इतिहास के अनुसंधान में जरूर किया जाने लगा है। और आज भी आप देखेंगे पुरातत्व के क्षेत्र में भी नवीन नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक वैसे ही आप इतिहास लेखन में भी देखेंगे कि नवीन तकनीकों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी में आप समझें कि मुख्य धारा के इतिहासकार जो लिखित स्रोतों पर विश्वास करते थे और लिखित स्रोतों के आधार पर इतिहास को लिखते थे,
उनका मुख्य कार्य लिखित स्रोतों को ही मुख्य आधार बनाकर इतिहास लिखना होता था। लेकिन वहीं आप देखिएगा दूसरी तरफ मौखिक इतिहासकार जो हैं मौखिक इतिहास को लिखने का कार्य करने लगे, और इन्होंने न केवल मौखिक रूप से साक्षात्कार लिया और केवल अभिलेखागारों को भरने का यानी पुस्तकालयों को भरने का कार्य किया, बल्कि उन्होंने मौखिक आधार पर ही साक्षात्कार लेकर इतिहास को लिखने का भी कार्य किया। और उसके द्वारा इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में, इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति के रूप में आरंभ कर दिया। इसको मौखिक इतिहास के रूप में इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा देने का कार्य किया। और इससे आप देखेंगे आज के दौर में भी मौखिक आधार पर भी इतिहास को लिखा जाने लगा है, और मौखिक इतिहास लेखन को विश्व के कई एक देशों में इसको मान्यता प्राप्त है और वहाँ लिखा जाता है आज। और आज भी आप देखेंगे भारत का ही हमने जैसे उदाहरण आपको दिया कि मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट के अच्छे और बुरे कार्यों का जब मूल्यांकन करना होगा आने वाले आज से 20 साल बाद, हो सकता है कि आप ही में से या हम ही में से कोई अच्छे पदों पे जाएं और आपसे ये साक्षात्कार लिया जाएगा जब लिखा जाएगा भारतीय इतिहास को नए तरीके से। तो हो सकता है कि आप ही से ये साक्षात्कार लिया जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट ने किस तरीके से कार्य किया, और उसकी तुलना आप बताइए मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी और मोदी की गवर्नमेंट थी, उसमें क्या तुलनात्मक अंतर था, या क्या चीज़ें अच्छी थी क्या बुरी थी। इन तमाम चीज़ों पर आपसे हो सकता है कि सवाल कभी पूछे जा सकते हैं, और आप भी बड़े अधिकारी बने तो हो सकता है कि आपसे कभी कभी साक्षात्कार लिया जा सकता है, आपके राय जाने जा सकते हैं। तो यही होता है मौखिक इतिहास, और इसी के आधार पर हो सकता है नवीन इतिहास को लिखा जा सकता है। तो यही चीज़ें हैं, और आज के क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से धीरे धीरे क्षेत्र इसका विस्तृत होते जा रहा है। इसके बदले में यह इतिहास लेखन की एक ऐसी शाखा के रूप में परिपक्व हुआ है मौखिक इतिहास, कि एक ऐसा इतिहास लेखन का एक ऐसा शाखा के रूप में ये आरंभ किया गया है जो सभी तरह की आत्मपरक अनुभवों को समझने की कोशिश करती है। लोक विश्वास, यादें, मिथ्य, विचारधारा, समझ और चेतना सभी मौखिक इतिहास के अनुसंधान के लिए वैधानिक आधार बन गए हैं। यानी कहने का मतलब है मौखिक इतिहासकार यानी मौखिक इतिहास जब लिखा जाता है तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि साक्षात्कार किया जाए। तो साक्षात्कार में आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आप सच ही बताएं। हो सकती है कुछ बातें आपके दिमाग में ना हो तो आप गलत भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इसमें जो मौखिक इतिहास जब लिखा जाता है उस पर ये लोगों का जो विश्वास है किस चीज़ पे है उसको आधार बनाया जाता है। उसके बाद उनकी याददाश्त शक्ति, उनको क्या क्या यादें हैं, चीज़ें याद है, उनको भी आधार बनाया जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो कि झूठी हैं उनको भी लोग मान के चलते हैं तो वह भी अपने साक्षात्कार के समय बोल देते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं आधार बना लिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे किसी की विचारधारा, समझ और चेतना को भी आधार बनाकर ही मौखिक इतिहासकार अनुसंधान करते हैं और इसी के आधार पर वो इतिहास को लिखते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए ना, किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर जब इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो वही तो है मौखिक इतिहास। इसको एकदम सामान्यतः ऐसे ही समझिए। उसके बाद देखिए मुख्य धारा के इतिहासकारों से उपेक्षित होकर यानी कि उससे कटकर भी यानी उससे देखिए मुख्य धारा के इतिहासकार वे हैं जो लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास को लिखते हैं। तो वो हर हमेशा इनको मतलब इनके ऊपर एक व्यंग कसते रहते थे मौखिक इतिहासकारों पे कि ये तो चलता फिरता टेप रिकॉर्डर है। यानी टेप रिकॉर्डर का मतलब है कि किसी से भी ये बातें सुन लेता। और टेप रिकॉर्डर आप देखते होंगे कुछ मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले उसका ज़माना होता था कि उसमें बातों को रिकॉर्ड किया जाता था। तो ठीक ऐसे ही बोलते हैं कि ये चलता फिरता टेप रिकॉर्डर है जो कि टेप रिकॉर्डर के ज़रिए ये बातों को रिकॉर्ड करता है और उसको फिर अभिलेखागारों में ले जाके फेंक देता है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये मुख्य धारा के इतिहासकार जो लिखित साक्ष्यों पे इतिहास को लिखते थे उनका मानना था। लेकिन मौखिक इतिहासकारों ने इन सबों से हटकर एक नई ज़मीन को तैयार किया और उन्होंने अपना एक अच्छा जगह भी बनाया कि इतिहास लेखन में इनकी एक पकड़ भी हुई है। आज के समय में आप देखिएगा मौखिक इतिहासकार की एक अच्छी पकड़ है। तब तो 1947 में आप देखिएगा ब्रिटेन के लिसेस्टर में इसका एक अलग विभाग ही स्थापित हो गया और इसको मतलब लिसेस्टर स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। और स्थानीय इतिहास को लिखने में भी मौखिक इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो चूँकि आज इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उसी तरह आप देखेंगे इन्होंने एक अच्छी गुणवत्ता के कई कार्य प्रस्तुत किए। मतलब
गुणवत्तापूर्ण कार्य भी मौखिक इतिहासकारों ने किए। जैसे पॉल थॉमसन ने अपनी पुस्तक में प्रत्यक्षवादी व अनुभववादी इतिहास लेखन के विरोध में मुद्दों को उठाया। वह इसे सही भी करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब उन्होंने प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी इतिहास लेखन के जो प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है कि जो चीज़ें सामने आपकी घटित हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से घटित हो, और अनुभववाद भी इसका मानना था कि भाई जो चीज़ें अनुभव के आधारित चीज़ों जो चली आ रही हो, या अनुभव आपका मान लीजिए कि आपने अनुभव किया कि भाई कल बारिश होना है, तो ऐसे जो अनुभव करके इतिहास की घटनाओं को लिखने का मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जहाँ पे प्रिडिक्शन किया जाता है कि ऐसा हो सकता था, तो ऐसे जो विचारधारा पे इतिहास लिखे जाते थे उसका कहीं ना कहीं इन्होंने विरोध किया। किसने? पॉल थॉमसन ने। और इन्होंने बताया कि भाई देखिए, मौखिक इतिहास ऐसा है जो कि मौखिक आधार पर साक्षात्कार को लेकर मतलब इन दोनों विचारधाराओं से मिलता जुलता इसको रखकर और इनके विरोध में ही इन्होंने मुद्दों को उठाकर ये बताने का प्रयास किया कि भाई देखिए, जो मौखिक तरह से इतिहास को लिखा जाता है इसमें प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। उसी तरह देखिए, जॉन वंसीना की मौखिक परंपरा ऐतिहासिक प्रमाण के लिए समृद्ध स्रोत के रूप में मानते हैं। यानी जॉन वंसीना भी एक ऐसे इतिहासकार हैं जो मौखिक परंपरा को यानी मौखिक इतिहास को ऐतिहासिक प्रमाण के लिए समृद्ध स्रोत के रूप में इसको मानते हैं। अमेरिका में अपलाची समुदायों का अध्ययन के लिए मौखिक इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अमेरिका के अपलाची समुदाय जो हैं उनके इतिहास को जब लिखा गया तो उसमें भी मौखिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी मौखिक इतिहास के आधार पर ही, उसी के आधार पर उसके सोर्स को इकट्ठा किया गया और उसके पश्चात आप देखेंगे वहाँ पे इतिहास को लिखा गया अमेरिका में। उसके बाद देखिए, मौखिक स्रोत का प्रयोग करने वाले कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए, उसको अब जान लेते हैं। जैसे लीसा पसेरिनी, उसके बाद देबरा बीबर, उसके बाद देखिए राफेल सैमुअल हैं, किम लेसी रोजर्स जैसे इतिहासकार हुए जिन्होंने मौखिक स्रोत को प्रयोग किया अपने इतिहास लेखन में। मौखिक स्रोत का प्रयोग किया है। मौखिक स्रोत वही आप जान ही रहे हैं, जवानी इतिहास को इन्होंने अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया। तो सबसे पहली बात तो यही है, मौखिक इतिहास में आपको समझना क्या है कि आखिर मौखिक इतिहास होता क्या है, और फिर ये कैसे कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कहाँ कहाँ अपनाया जाता है। जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन तमाम जगहों पे। और मौखिक इतिहास लेखन से संबंधित विभाग की स्थापना कहाँ की गई, जैसे हमने लिसेस्टर आपको बताया 1947 में ब्रिटेन में किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें समझना है कि आखिर इस विचारधारा से संबंधित कौन कौन से इतिहासकार हुए जिन्होंने मौखिक स्रोत को आधार बनाकर इतिहास को लिखने का कार्य किया। तो उसमें आप देखिए लीसा पसेरिनी, उसके बाद आप देबरा वेबर हैं, उसके बाद राफेल सैमुअल हैं, किम लेसी रोजर्स हैं। ये तमाम इतिहासकार हुए जिन्होंने मौखिक स्रोत को आधार बनाकर इतिहास को लिखा। उसके बाद आप देखते हैं इतिहास लेखन में मौखिक स्रोत का क्या महत्व है। यानी मौखिक इतिहास जो आज लिखा जाता है, ओरल हिस्ट्री, उसमें ओरल सोर्सेस का क्या महत्व है उसको अब देखना है। एजीपी टेलर ने यह घोषणा किया कि इस मामले में लगभग पूरी तरह से संदेहयुक्त हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने अपने युवावस्था का वर्णन करता हुआ सभी बात सत्य ही कहा हो। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो टेलर है ये बोलते हैं कि भाई अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिए और वो वृद्ध है, यानी 50 साल का व्यक्ति है, तो अगर उससे आप इंटरव्यू में उसके जवानी के बारे में यानी उसके युवा अवस्था के बारे में चर्चाएं की और उनके बारे में उससे अपने सोर्स के रूप में उससे सारी बातों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी युवा अवस्था के बारे में जो बातें करेगा वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में अपनी जो जवानी की बातें वो करेगा वो सही ही हो, उसमें त्रुटियाँ होने की भी संभावना है। यानी एक तरह से मौखिक इतिहास का किसी ने क्रिटिसिज्म किया तो जेपी टेलर हैं जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो, यानी इसमें मिथक यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि गड़बड़ी के काफ़ी चांस हैं, यानी गलती के बहुत ही आसार हैं, यानी चांस है। ये बात कौन करते हैं? जेपी टेलर। इसी प्रकार इस प्रतिक्रिया के अलावे भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस व्यवहार के प्रति संदेह युक्त हैं। ऐसा इसलिए कि इसका रूप अयथार्थ है, कालक्रम अनिश्चित, संदेह युक्त है, आंकड़े और असहयोगात्मक हैं और
यह बहुत छोटे स्तर पर व्यवहार में रहे। यानी सीधा सीधा मतलब ये है, कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जिनका मानना है कि देखिए मौखिक इतिहास जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। यानी इसकी आलोचना जब आप करेंगे ना, कि मौखिक इतिहास का आप आलोचना जब आपसे पूछा जाए या समझें आप कि मौखिक इतिहास का आलोचना क्या हो सकता है, तो इसका यही है कि जेपी टेलर जैसे इतिहासकार बोलते हैं भाई देखिए, आपको तो बता ही दिए कि वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति अपनी जवानी की बातें करे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही बातें करे, हो सकता है उसमें त्रुटियां हो। ठीक वैसे ही कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो इतिहास लेखन की विधा है, यानी मौखिक इतिहास जो सोर्स है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सत्यता हो, इसमें मिथकताएं हो सकती हैं, यानी गलतियां हो सकती हैं, इसमें झूठ बातें हो सकती है, इसमें ज़्यादा ये संशय है कि इसमें झूठी बातें होने की। चूँकि इससे जब इतिहास को लिखा जाएगा या इतिहास के बारे में आप जब साक्षात्कार किसी व्यक्ति से करके उसके द्वारा आप इतिहास को लिखेंगे, तो इसमें ज़रूर ये बात ज़रूर हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ बातें गलत भी बताए, यानी वो उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी कुछ बातों को रखे, जिससे ये स्पष्ट है कि इसमें कमियां ज़रूर है। और इसीलिए कहा जाता है कि मौखिक इतिहास का कहीं ना कहीं महत्व थोड़ा कम हो जाता है इस मामले में। लेकिन फिर भी आप देखें तो आज के समय में ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, मेक्सिको हो, रूस हो, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन एवं कई एक देश हैं जहाँ पे मौखिक इतिहास को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मान लिया गया है, और उसके आधार पर इतिहास को लिखने का कार्य आज जारी है और आज भी इसका महत्व काफ़ी है। तो यानी सीधा सीधा मतलब ये है, आप मौखिक इतिहास को, ओरल हिस्ट्री को ऐसे समझ लें। इसका अर्थ अगर समझने जाएं तो इसका अर्थ यही होता है कि जो जवानी इतिहास हो, जिसको आप बोल के, यानी बोला जाने वाला इतिहास जो है, उसी को मौखिक इतिहास बोलते हैं। और दूसरी बातें या इसमें ये है, इससे समझ मतलब ये जो इतिहास है इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। तो ये देखिए, इसका क्षेत्र व्यापक भी है और संकीर्ण भी है, यानी छोटा भी है। ये स्थानीय स्तर पर शुरू होता है, यानी एक तरह से यह स्थानीय स्तर पर लिखा जाने वाला इतिहास है, और धीरे धीरे इसका क्षेत्र व्यापक होता जाता है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है इतिहास लेखन में। इतिहास लेखन में इसका स्थानीय तौर पर ही आरंभ होकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जाता है। उसके बाद इसमें सबसे मेन चीज़ें ही ये हैं कि किन किन देशों में इसको अपनाया जाता है। तो ब्रिटेन, अफ्रीका है, उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस है, इन तमाम जगहों पे, अर्जेंटीना, स्विट्ज़रलैंड, इन तमाम जगहों पे मौखिक इतिहास को सोर्स के रूप में अपनाया जाता है और इतिहास लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चीज़ें आप जान गए। उसके बाद इसका महत्व दिन प्रतिदिन अब देखिएगा बढ़ता जा रहा है, चूँकि स्कोप ऑफ हिस्ट्री में आप देखिएगा कि इतिहास का स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ठीक वैसे ही जो पारंपरिक रूप से इतिहास लिखा जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य या लिखित जो भी साक्ष्य हैं, या विदेशी जो यात्री हैं उनके यात्रा विवरण के आधार पर, उसमें अब नई चीज़ें भी जुड़ती जा रही हैं, जिसके आधार पर आप देखेंगे अब जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मौखिक रूप से भी इंटरव्यू लेकर, साक्षात करके भी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, और किसी भी घटना विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर उस घटना विशेष के बारे में उसमें लिखा जाने लगा है। तो इसलिए भी इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी आलोचना में एक चीज़ आप कह सकते हैं कि आज भी इसको संदेह के रूप में देखा जाता है। चूँकि इसको संदेह के रूप में इसलिए भी देखा जाता है चूँकि इसमें कालखंड की जो है वो भी निश्चितता नहीं है, यानी कालखंड सही ही हो, आप जो बातें बोल रहे हो या डेटा जो बता रहे हो या आप आंकड़े जो दे रहे हो वो ये सही ही हो, ये कोई निश्चित चीज़ नहीं है। हो सकता है उसमें कमियां भी हो, गड़बड़ियां भी हो, तो ये भी बातें होती हैं। दूसरी बात इसमें है, इसकी आलोचना में आप कहेंगे कि दूसरी चीज़ें ये भी है कि आज के समय में आप जब मौखिक इतिहास को लिख रहे हो तो ये आवश्यक नहीं है जिस व्यक्ति का साक्षात्कार हो वो व्यक्ति जिस घटना से संबंधित बातें बता रहा हो, उस घटना से अगर वो उससे प्रभावित हुआ हो तो वह हो सकता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस घटना के बारे में सारी अच्छी बातें बताए, लेकिन उसकी कमियां या खामियों के बारे में वो चर्चा ही ना करे। यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित अगर व्यक्ति हो तो वह हो सकता है कि उसके बारे में सही जानकारी आपको ना दे, यानी गलत जानकारी भी दे सकता है, और उसकी हो सकती है कि उसकी जानकारी भी अल्प हो। तो ये दोनों ही बातें हैं। और तीसरी बातें इसमें आलोचना की ये है कि आप जब मौखिक इतिहास की आप बातें देखेंगे तो उसकी में आलोचना एक चीज़ और किया जाता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में
किसी घटना को घटित होते हुए देखा हो, मतलब युवा अवस्था में, और उस घटना के बारे में आपको 20 साल बाद यानी अपनी बुढ़ापे के समय में बता रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही बातें हों। कुछ कुछ चीज़ें यादों के साथ भूलती चली जाती हैं, तो हो सकता है कि वे उन चीज़ों को भी भूल गया हो, कुछ कुछ बातों को। तो इससे हो सकता है कि इतिहास एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है। इसीलिए इतिहासकार को जब मौखिक इतिहास का यानी मौखिक स्रोत का प्रयोग इतिहास लेखन के रूप में करना होता है, तो उसको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों का अवलोकन कर ले, यानी उनका अच्छे तरह से शोध कर ले कि वो बातें सही ही तो है। अगर सही नहीं है तो उन चीज़ों का प्रयोग वो इतिहास लेखन में ना करे। इसीलिए इतिहासकारों के लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि वो तमाम चीज़ों का संग्रह करते समय, मौखिक आधार या मौखिक सोर्स का संग्रह करते समय उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का ध्यान रखे, यानी उसकी कमियों और उसमें जो खासियत है और उसकी जो कमियां हैं उन दोनों बातों को ध्यान में रखें, तथा इसके अलावा उनकी सच्चाई के बारे में भी ध्यान रखें, तभी वो इतिहास को लिखने का कार्य करें। तो मौखिक इतिहास मेरे हिसाब से हमने जितना भी उचित समझा उस हिसाब से आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई त्रुटियां हो तो कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उसमें सुधार ज़रूर कर सकें। और इसको भारी भरकम हमने नहीं बनाया है, चूँकि इसमें कई एक राइटर्स की बहुत बुक भी हैं, लेकिन आप जब इसको लिख रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप इतना अगर लिखते हैं तो पर्याप्त है, ये आपको अच्छा नंबर दे जाएगा। चूँकि इससे संबंधित इतनी ही बातें मेन चीज़ हैं जो इसकी थीम है, तो वो चीज़ हमने बता दिया है आपको। और मुझे आशा है कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।